today, and his topic is, as we know, Indian economy and economic policies long-term perspective. Dr. Mohanji, please. आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय राजीव कुमार जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय आशीष चौहान जी, मित्रवर दिलीप जी, संजय पानसे जी, अर्थ क्षेत्र में चिंतन करने वाले, शोध करने वाले, प्रत्यक्ष काम करने वाले, रुचि रखने वाले, ऐसे श्रोतागण में उपस्थित सब प्रकार के श्रोता बंधु, माता भगिनी, मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि जो विषय मुझे दिया है उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति किसी भारतीय भाषा में ठीक सही और पूरी हो सकती है, अन्य भाषा में नहीं हो सकती। क्योंकि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, और नीति, ये कोई ऐसी शाश्वत बात नहीं है कि जो एक बार मिल गई तो उसको पकड़ के और सृष्टि के अंत तक हमको चलना है, ऐसा नहीं होता है। देशकाल परिस्थिति अनुसार सब बातें बदलती रहती है। इज़म, सोशलिज्म का उल्लेख हुआ, कैपिटलिज्म का उल्लेख हुआ। इज़म ये एक बंद चीज है, वो आदमी को बांध के रखती है, इसके बाहर सोचना नहीं, तो सोचना तो पड़ता ही है। जीवन किसी इज़म के परिधि में, मैं तो कहता हूं किसी विज्ञान या कला के परिधि में भी बंद होने वाली चीज नहीं है, वो अनंत है। और इसलिए जब जैसी आपके सामने आएगी तब तैसा उसका आपको परामर्श लेना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता, ये इज़म वगैरह बंद कर देते हैं। तो फिर उत्तर देना पड़ता है चीन को। चाइना के बारे में लोग कहते हैं कम्युनिस्ट चाइना का, कहाँ कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट चाइना है। अब कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, चाइना की व्यवस्था चाइना के लाभ की है कि नहीं, ये सवाल है। हम किसी इज़म के मर्यादा में बैठकर अपनी बाकी दृष्टि बंद करके घोड़े जैसा वो लगा के विचार करेंगे तो कुछ प्रश्न तो हल कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी मिलने के नहीं। और आज जिन प्रश्नों का उसके आधार पर हल करते, कल शायद उसके आधार पर उसको हल करना असंभव हो जाएगा। और इसलिए जब इसमें शीर्षक मैंने पढ़ा तो मेरे सामने कठिनाई खड़ी हो गई कि पर्सपेक्टिव तो ठीक है, पॉलिसी पर कैसे बोले। क्योंकि आज मैं पॉलिसी पर बोलता हूं और कुछ मत व्यक्त करता हूं, कल परिदृश्य बदल जाता है तो मुझे मेरा मत बदलना पड़ता है। मेरी पॉलिसी ठीक है कि नहीं, इसका आधार उसमें जो तर्क है, तथ्य है, उसके आधार पर नहीं होता है। मेरी पॉलिसी ठीक है कि नहीं, इसका आधार ठीक होता है जब उसका प्रत्यक्ष लाभ जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता है। क्योंकि आखिर मैं ठीक सोच रहा हूं कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? कोई पुस्तक नहीं करती, कोई शास्त्र नहीं करता, ये जीवन की बात है। अर्थशास्त्र, अर्थ, ये जीवन की बात है। तो दुनिया का आदमी तय करेगा कि हाँ इनकी बात सही थी, उसका हमने उपयोग किया, हमको लाभ हो रहा है। इसलिए गांधी जी कहते थे और दीनदयाल जी ने भी कहा कि ये विचार करो कि अपने देश के आखिर के पंक्ति में, आखिर में खड़ा हुआ जो आदमी है उसको तुम लाभ पहुंचा रहे हो कि नहीं। अगर पहुंचा रहे हो तो वो काम तुम्हारा उचित है। और इसलिए
जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो बात भौगोलिक नहीं है। एक तो इंडियन ऐसा कहने से वो भी पूरा व्यक्त नहीं। इंडियन यानी क्या? तो इंडस, सिंधु को इंडस कहते हैं, उससे इंडिया है। कावेरी है क्या उसमें? वो भारत है कि नहीं? तो भारत ठीक है, इसलिए मैं भारतीय कहता हूं। अंग्रेजी में भी भारतीय लिख सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के नियमों का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि विशेष नाम का भाषांतर होता नहीं, ऐसा वहां भी नियम है। तो मोहन का भाषांतर अंग्रेजी में करके कोई मुझे बोलेंगे, ऐसा संभव नहीं। मेरा नाम मोहन है, यहाँ का है, दुनिया में कहीं भी जाऊंगा मैं मोहन हूं, हम सर्वत्र भारतीय हैं। एक बताने की बात यह है कि वो केवल भूगोल की बात नहीं है। जीवन के सभी विषयों का विचार करते समय एक अनोखी दिशा में हमने विचार किया है। बाकी दुनिया भर में हुआ ही नहीं ऐसा मैं नहीं कहता, बाकी दुनिया भर में भी उस दिशा में विचार हुआ, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया, उनको आवश्यकता नहीं लगी या वो थक गए। हम आगे चलते रहे, इसलिए एक विशिष्ट प्रकार से सब बातों को देखने की हमारी दृष्टि है, जो दुनिया में अगर पुरानी बात देखेंगे 300 साढ़े 300 साल पुरानी, तो दुनिया में अन्यत्र भी पश्चिम के देशों सहित सर्वत्र थोड़ी थोड़ी मिलती है। लेकिन आज के तंत्र में वो बिल्कुल नदारद है, और आज इतने सारे इज़म आ गए, लेकिन अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि आज का जो तंत्र प्रचलित तंत्र है उसके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। अब मैं विद्वान नहीं हूं, मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, आपको परिचय में बताया। आपके सामने अर्थशास्त्र में मेरी गति कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शास्त्री आप होंगे, लेकिन आपका करना भुगतना मुझे पड़ता है और उस पर निर्णय होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो हमको, यद्यपि हम जानवरों का डॉक्टर है, हर बात से अर्थ जुड़ा ही है ना भाई, जानवरों का पालन भी क्यों करना। इसलिए अध्ययन के हर विधा में उसका कुछ इकोनॉमिक्स रहता है, वैसे हमको भी पढ़ाया है, तो उसमें हमको अर्थशास्त्र की एक सरल व्याख्या बताई गई। अनेक है लेकिन एक सरल है। वो कहते हैं कि एंड्स आर एंडलेस एंड मीन्स आर लिमिटेड। Economics teaches you to manage your ends within available means. तो इसको लगाकर अगर देखेंगे तो दुनिया में कहीं भी the world has not yet been able to manage their ends within available means. They are after procuring more means by hook or crook. ऐसा दिखता है ना चित्र। तो अगर आदमी को पेट के लिए बाय हुक और क्रूक कुछ करना पड़े, चोरी करना पड़े, डकैती करनी पड़े, तो अर्थशास्त्र यशस्वी हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन ये परिस्थिति है और इसी दुनिया भी खोज रही है, और इसलिए हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी दुनिया का देश बनना है, सुखी देश बनना है। और सुख की व्याख्या क्या करता है? सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति, ये सुख है। सुख का अपना अर्थ है, किसी बात से आपको आनंद होता है, किसी विषय से आपको आनंद होता है, किसी वस्तु से आनंद होता है, और वस्तु को, उस विषय को, उस बात को सदा अपने साथ रह सकते हैं और आनंद प्राप्त करके उसको सुख कहते हैं। और दुख इसके विपरीत है कि किसी बात से आपको तकलीफ है, लेकिन आप उसको दूर नहीं कर सकते। मेरा भाषण आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन भाषण के प्रारंभ में ही उठकर जाना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आपको बैठना पड़ रहा है। ये दुख है। प्रतिकूल वस्तु का संयोग, ये दुख है। तो इस व्याख्या के आधार पर भी हम देखेंगे तो भी मनुष्य सुखी नहीं है और वो खो जा रहा है।
और हमको सुखी देश बनाना है। इसलिए हमको विचार करना पड़ता है, किसी इज़म में मत फंसो, किसी भी थियरी के गुलाम मत बनो, क्योंकि दुनिया भी बदली है। किसी भी थियरी की बात करें, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सारी बातें जब निकली है तब से आज 200 साल 300 साल हो ही गए, बहुत कुछ बदला है। और इसलिए उसके नए नए प्रकार आते हैं, अधिक सुधारित प्रकार आते हैं, तो हम उसको न्यू कैपिटलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसे नाम देते हैं। लेकिन पहली बात हमको सोचते समय ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम सब लोगों को, राजीव जी नीति आयोग में है तो हमारे देश के नीति आयोग से लेकर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति तक सबको एक साँचे में बंद होकर सोचना बंद करना पड़ेगा। भारत की दृष्टि में पहली बात यह है कि वो आपको किसी साँचे में बंद नहीं करते, वो आपको एक इज़म का शास्त्र पढ़ाकर उस पर विश्वास रखकर चलने को नहीं कहते। आपको विश्वास रखने को कभी नहीं कहेंगे भारत में, वो कहेंगे कि मेरा अनुभव ऐसा है, तुम भी मैंने जो साधना की, तपस्या की, आचरण करो, अनुभव करो, और तुमको अनुभव आता है उसको मान्य करो। तो पहली बात, सब इज़म वगैरह वगैरह की दलदल से बाहर निकलकर हम वस्तु स्थिति का विचार करें। अब विचार हम करेंगे अच्छा बनने के लिए, लेकिन एक गीत की पंक्ति है, तू कौन था, कौन है, कौन होगा। स्थितियां अलग अलग रही थी, हम कुछ थे, गया वो जमाना, आज हम कुछ है, और आगे हमको कुछ होना है। वैसा हम हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे वो भविष्य बताएगा, लेकिन आगे कुछ होना है तो आज कुछ हमको करना पड़ेगा। और आज जो हम करते हैं या कर सकते हैं, उसमें जैसी आज की परिस्थिति, आज की हमारी क्षमता, ये बातें, आज का हमारा विचार, ये बातें, वैसे हम जो थे उसमें से हमको कुछ मिला है। उसने हमारे स्वभाव को बनाया है, उसने हमारे अनुभव में कुछ जोड़ा है, उसको बिना लिए हम आगे नहीं जा सकते। हमको ऐसा होना है, तो ऐसा जब होंगे तब हम रहे, ये अवश्य है। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है, बंदर साइकिल चलाता है, हाथी फुटबॉल खेलता है, शेर बकरी के साथ खाता है। मानव के लिए हो सकता है अच्छा फुटबॉल खेलना, अच्छी बात है, अच्छी साइकिल चलाना अच्छी बात है, हिंसक स्वभाव छोड़ के मिलजुल कर रहना अच्छी बात है, लेकिन ये विकास के मापदंड उनके लिए नहीं हो सकते। हाथी के लिए, बंदर के लिए विकास नहीं है, ये उनकी गुलामी है, उनकी मजबूरी है, हमारा मनोरंजन है। क्योंकि हम जैसे बने हैं वैसे हमारे निकष है, हम कैसे बने हैं, हमारी बनाने वाली चीजें हमारे भूतकाल में भी है। अब उसको अगर हम विचार करते, आप सभी लोग करते ही होंगे, देखा ही होगा, तो ध्यान में आता है कि बहुत सारी बातें हमने एकदम अलग ढंग से देखी। जैसे सुख की बात है, अनुकूल विषयों से हमको संयोग चाहिए, प्रतिकूल विषयों को हमको पास नहीं फटकने देना है, तो हम सुरक्षित भी रहेंगे, हम समृद्ध भी होंगे और हमारी प्रगति भी होंगी। यह सुरक्षा, समृद्धि, प्रगति यानी हमारा सुख है, ऐसा मानकर हम चलते हैं। लेकिन सुरक्षा, समृद्धि, प्रगति तीनों जहां है, वहां शांत हो गए क्या सब लोग? स्वस्थ है एकदम, अब कुछ नहीं, सुखी हो गया, करने लायक कुछ नहीं, ऐसा हो गया कि ऐसा नहीं हो गया? असंतोष है, अतृप्ति है। और इसलिए हम जो सुख की परिभाषा करते हैं, हम कहते हैं कि सुख वो है जिसमें सुरक्षा, समृद्धि, प्रगति तो है ही, लेकिन साथ में शांति चाहिए और संतोष चाहिए। तो आप करोड़ों रुपए कमाएंगे तो शायद आप सुखी नहीं बनेंगे, कमाकर भी सारे उपभोग के साधन अपने चारों ओर रखने के बाद भी सिकंदर जैसे बादशाह, गजनी जैसे सुल्तान
लूटी हुई सारी संपत्ति अपने मृत्युशैया के चारों गिर्द रखवा कर मरते समय रोने लगे। लोगों ने पूछा तो कहा कि ये सब यहीं छोड़ के जा रहा, सुख नहीं मिला। लेकिन शायद उन करोड़ों रुपयों को आपने दान दे दिया, तो हो सकता है कि कफनलोक होने के बाद भी आप बहुत शांति के साथ, संतोष के साथ, मुस्कुराते हुए दुनिया में घूमेंगे। होता है। ये मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी क्या है? तो सुख की परिभाषा हमने ऐसी की, उन्होंने वैसी की, इसलिए उन्होंने जो अनुभव लिया, इतनी 3 बातें देने वाली क्या क्या बातें उनके ध्यान में आया कि ये सुख बाहर है। रसगुल्ला अधिक चाहिए, जितना अधिक रसगुल्ला उतना अधिक सुख। लेकिन इकोनॉमिक्स ने उनको बताया कि ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक है। तो एक हद तक तो ज़्यादा रसगुल्ला ज़्यादा सुख ठीक है, उसके बाद वो कम कम होता है। इसलिए ये जो तुम्हारा सुख है ना, ये नश्वर है। सुख नश्वर है, आज मिला कल फिर से चाहिए। आज का सुख अब जन्म भर नहीं पूरेगा और नष्ट होता है। और ज्यादा सुख रहा तो तुमको चेंज चाहिए, दूसरा कुछ करो। और इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए करना क्या है? ये सुख कामना है। सुख की कामना करना ये मनुष्य को प्रकृति ने दिया हुआ गुण है, उससे मनुष्य अलग नहीं हो सकता, उसको मान्य ही करना पड़ेगा। इसलिए हमने मान्य किया काम पुरुषार्थ हमारे यहाँ मान्य है। ये जो आपने कहा ना टिड़क जी ने अपने प्रस्ताव में कि भाई आध्यात्मिक देश है इसलिए इनको भौतिकता से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा दुनिया मानती है, वो गलत है, वो गलत है। 4 पुरुषार्थ है हमारे, उसमें काम पुरुषार्थ है, मनुष्य को जीने की इच्छा है, मनुष्य को सुखी होने की इच्छा है और इसलिए प्रयास उसको करना चाहिए, इसकी मान्यता है। लेकिन यह कहा है कि ये भौतिक तत्वज्ञान क्या कहता है कि सुख में 3 बातें प्राप्त करनी और वो नश्वर है, इसलिए सुखी होना है तो तुम्हारे उपभोग करने की क्षमता को बढ़ाओ, ज्यादा जियो, ज्यादा स्वस्थ रहो, ज्यादा दिन जवान रहो तो ज्यादा सुख भोग पाओगे। और सुख के जितने साधन है वो सब के सब अपने हाथ में लेने का प्रयास करो, सर्वप्रभु बनने का प्रयास करो। तो एक तरह से अमर बनो शरीर से और सबके स्वामी बन जाओ, इसलिए उसकी स्पर्धा चलती है। और स्पर्धा का तो नियम है कि जो बलवान है वो बाजी मार कर ले जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो फिटेस्ट है उसमें कितनी मानवीयता की बुद्धि है, दया की बुद्धि है, उस पर जो लेस देन फिटेस्ट है उनका सुख निर्भर करता है। बहुत न्यायपूर्ण विचार करने के बाद वो कहते हैं कि मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल। हमने कहा कि ऐसे नहीं भैया, कि सुख बाहर नहीं होता, अगर कम होता है तो इसका मतलब उसमें नहीं है। रसगुल्ले तो वही है ना, 50 हुए तो क्या हुआ, उसमें कम कैसे होगा? इसका मतलब सुख मेरे अंदर है। वो मेरी भावना सुख की ज्यादा रसगुल्ले खाने पर क्षीण होती है, तो ये मेरे अंदर है सुख। ये अंदर कहाँ है खोजो, और जिन्होंने खोजा उन्होंने वादा कि अंदर जहां है उसको तुम पा जाओगे, तो उसके बाद तुमको किसी बात की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कुछ पाना शेष ही नहीं रहेगा, कुछ जानना शेष ही नहीं रहेगा। पहला जो विचार है उसका नतीजा क्या है, ये अनुभव आता है ना, जा तो कामानाम उपभोगे निशान। काम के उपभोग से काम का शमन नहीं होता। यज्ञ कुंड में आग में घी डालने पर वो फिर भड़कती है। आग को तृप्त, अग्निदेव को तृप्त करने के लिए घी की आहुति देते हैं, वो और भड़कता है, वैसे होता है। शंकराचार्य ने कहा कि तृष्णा अपनी कभी जीर्ण होती ही नहीं, उस तृष्णा को पूरा करते करते हम ही जीर्ण हो जाते हैं, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया कि ये अगर करना है तो अंदर का सुख प्राप्त करो और संयम के साथ उपभोग करो।
और सुख प्राप्त करने के लिए तुम कुशल हो जाओ। अब कुशल यानी केवल स्किलफुल नहीं है। तथागत ने कहा कुशलस्य उपसंपदा, सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा। उसका अर्थ क्या है? इस प्रकार अपनी आजीविका प्राप्त करो कि दूसरे किसी का नुकसान न कर। यानी स्पर्धा नहीं, चाहे जो करके पहला आना नहीं, दूसरों की हानि न हो इस प्रकार अपना सुख प्राप्त करो। और आगे कहते हैं कि संभव हुआ तो एक कुशल के साथ तुम त्याग करो और दान करो, सेवा करो। संयमित उपभोग करके तुम इस आवश्यकता से ही ऊपर उठ जाओ कि मीठा खाऊंगा तो ही सुखी होऊंगा, मीठा नहीं मिलेगा तो भी सुखी होऊंगा। डायबिटीज है इसलिए नहीं, स्वस्थ हूं तो भी जो मेरे पास है उससे मैं अपना चला सकता हूं, मुझे दूसरे का कुछ चाहिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं अपने आप को बनाऊं, इसको कहते हैं त्याग। निरंतर आवश्यकताओं से अलग होना उपयोग। और जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग तुम केवल अपने लिए मत करो, दूसरों के लिए करो। तो दान है, यज्ञ है, वो परोपकार है, वो सेवा है। इससे तुमको सुख मिलेगा। सुख तुमको चाहिए, एक तरफ मत भागो। सुख शरीर का होता है, सुख मन का भी होता है, सुख बुद्धि का भी होता है। और ये सारे सुख आत्मिक सुख प्राप्त करने से ठीक हस्तगत हो जाए। तब तक इन चारों की प्रार्थना करनी पड़ती है। सब छोड़ के केवल भगवान की आराधना करो, ये हमारे यहाँ समाज को उपदेश नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जिनको दूसरा चाहिए नहीं, कुछ भगवान ही चाहिए, तो वो चले जाते हैं। उनका हम निषेध नहीं करते, क्योंकि आपको जैसे मीठा खाना, अच्छा सोने के लिए बिस्तर चाहिए, ये सब आपको चाहिए, वैसे उसको केवल वही चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो वो अपना सुख प्राप्त करने का अधिकारी है, वो चला गया। लेकिन सबको बताते क्या है हमारे यहाँ? ऐसा नहीं। शरीर मन बुद्धि सबको तृप्त करने के बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जीवन के भौतिक सारे काम पूरे हो गए, उसके बाद संन्यास हो। उसके पहले मत। ये एक संतुलन की बात हमारे यहां कही है। किसी भी एक्सट्रीम पर नहीं जाना, बीच में रहना। ये हमारी एकदम अनोखी दृष्टि सुख के बारे में है। और इसलिए शरीर मन बुद्धि का सुख अर्थ के द्वारा प्राप्त करना, उसको भी हमने पुरुषार्थ कहा। लेकिन हमने कहा कि इन अर्थ कामों को नियंत्रण में रखो और मोक्ष की ओर जीवन को बढ़ाओ, इससे मुक्त होने की ओर जीवन को बढ़ाओ, तब तुम सुखी होंगे। ये जो अर्थ कामों को नियंत्रण में रखने वाला अनुशासन है, उसको हमारे यहाँ धर्म कहा गया। हमारे देश के सारे दृष्टि की विशेषता, सब बातों के बारे में हम जो विचार करते हैं, वो क्या है, ऐसा एक शब्द में बताना तो उसका शब्द है धर्म। जिसको आजकल हम गलत समझते हैं। धर्म का उपयोग हम करते हैं कि किसकी पूजा करते हैं, किस भगवान को मानते हैं। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है रे। पूजा का तरीका भी धर्म में आता है, लेकिन पूजा का तरीका धर्म नहीं है। धर्म जो धारणा करता है, सस्टेन करता है, जो जोड़ता है, जो ऊपर उठाता है। किसको? सबको, एक को नहीं, कुछ लोगों को नहीं, मैक्सिमम लोगों को नहीं, सबको। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसा चलने के लिए इन सबको बांध कर रखता है, बिखरने नहीं देता, ऊपर उठाता है, जोड़ के रखता है। और ये कहता है कि सब लोग एक दूसरे के हित के अनुशासन में चलो। तुम्हारा स्वभाव क्या है हम जानता हूं, लेकिन स्वभाव ये धारण करके भी सबका सुख मिले और तुम भी दुखी, सब में तुम भी आते हो, तुम भी दुखी ना हो, इसलिए तुम ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। ये कर्तव्य मिलता है उसमें से, स्वभाव के अनुसार कर्तव्य निर्धारित होता है।
और उसके चलते दुनिया में भौतिक सुख की और जो मानते हैं उनके लिए आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति संभव होती है सबके लिए। ऐसी एक दृष्टि है। और हमारे अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों को इस धर्म के अनुशासन में ही चलना पड़ेगा। ये हमारे यहां माना। वो अतिवादिता नहीं करता, क्योंकि एक्सट्रीम पर जाएंगे तो बैलेंस बिगड़ जाता है। धर्म मूर्तिमंत संतुलन है, वो बैलेंस आता है, वो संतुलन देता है। इस धर्म दृष्टि से हमने विचार किया, हमने कहा ठीक है, कमाना, अपने आवश्यकता को तृप्त करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन धर्म के अनुशासन में रहो। धर्म अविरुद्धो कामोस्मि भूतेषु पुरुषर्षभ, गीता ने भगवान ने कहा। काम प्रवृत्ति का निषेध नहीं हमारे यहां, लेकिन हमारे यहां कहा है कि वो काम धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। सुख मिलता है और मुझे सुख प्राप्ति का हक है, इसलिए मैं समाज की व्यवस्था दुर्बल हो जाए ऐसा कुछ करूं, वो मान्य नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। तुमको सुखी होना है, लेकिन तुमको सुखी होने के लिए सबको सुखी होना पड़ेगा, क्योंकि अपना ये अनुभव भी है व्यावहारिक कि अगर सब नहीं सुखी होंगे तो आपका हमारा सुख आज जो है वो भी कभी ना कभी खतरे में आने वाला है। आप केवल भारत देश को पूर्ण सुखी कर लो, दुनिया को दुख में रहने दो। भारत पर आक्रमण होंगे ही होंगे, इसीलिए तो हुए। पहले कभी अपने इतिहास में सारे दुनिया के मनुष्यों की चिंता करता था भारत, वो बंद हो गया और वैभव वैसे ही रहा। तो जो दुखी हुए थे मनुष्य, उन्होंने उस वैभव की आशा से आक्रमण करना प्रारंभ किया। जब तक सबको सुखी करने के लिए मनुष्य अपने सुख को साधते हुए प्रयास नहीं करता, सबका सुख है तो उसका सुख रहेगा। एक व्यक्ति का भी दुख उसके सुख को बिगाड़ सकता है, और इसलिए उस सबके सुख को साधने वाला ये धर्म होता है, किसी को दुखी नहीं करता और कभी भी दुखी नहीं करता। इससे काम पुरुषार्थ के लिए साधन प्राप्त करो, अर्थ पुरुषार्थ करो, सारा कमाओ, लेकिन अच्छा कमाओ, दूसरों को कष्ट न देते हुए कमाओ। लेकिन जो कमाओगे तो कितना कमाएंगे वो महत्व की बात नहीं, कितना दोगे वो महत्व की बात है, बांटने वाली बात है। क्यों कमाना? मुझे सुख प्राप्त करना है इसलिए कमाना। क्यों कमाना? बहुत मैं उन्नत मानव हो गया तो कहूँगा दुनिया में अधिकतम लोगों को सुखी करने के लिए कमाना। हमारे यहाँ कहा गया क्यों कमाना? कमाकर संपूर्ण सृष्टि के जीवन को तुमको आगे बढ़ाना है, सुखी करना है, क्योंकि उसके बिना तुम भी सुखी नहीं हो सकते। सब में एक है। ये डर तुमको प्रेरित करने वाला नहीं होना चाहिए कि मैं सबको सुखी नहीं करूंगा, मेरा भी सुख चला जाएगा। ये डर मत रखो, लेकिन ये जानो कि तुम्हारे अंदर जो है सुख का निदान वो सब में है, और वो एक ही है। सब लोग तुम्हारे हैं। अपनत्व के आधार पर संतुलन साधकर इन सब बातों में जाना, समग्र देखना, एकात्म देखना। आज कभी कभी ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट्स रहते हैं और डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी चाल चलता है। पूरे डिपार्टमेंट की मिलकर देश की चाल बननी चाहिए, वैसे नहीं होता। तो कभी कभी लेबर मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसमें झगड़ा हो जाता। क्यों हो? एक ही देश की मिनिस्ट्री मिलकर नहीं चल सकती। कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि अलग ही दृष्टि है। आज आप देखिए कि अपने देश और दुनिया की व्यवस्था में भी ये सारे जो छोटे स्वार्थ है, स्वार्थ अच्छा शब्द नहीं है, छोटे हित की बातें हैं, ये परस्पर विरोधी रखकर सोचने का प्रचलन है, और उनके विरोधी संघर्ष में से ही दुनिया आगे जाती है, ऐसा मानना है। दुनिया आगे नहीं जा रही, दुनिया के सामने संकट खड़े। विकास होना चाहिए, पर्यावरण की चिंता मत करो, पर्यावरण की चिंता करो, विकास नहीं होना चाहिए। इन दोनों के संघर्ष में से दुनिया आगे नहीं गई है, हम देख रहे हैं।
व्यक्ति महत्व की नहीं है, समाज महत्व का है। नहीं, समाज महत्व क्या है, व्यक्ति का स्वातंत्र्य है, महत्व की बात है। इन दोनों के संघर्ष में से दुनिया आगे नहीं गई, कलह में व्यस्त है। हमारे यहाँ इन सबको मूल में ही निरस्त कर दिया गया। हमारे यहाँ कहा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज के सुख के लिए, और समाज सुखी इसलिए चाहिए कि व्यक्ति को स्वातंत्र्य का अनुभव हो। हमारे यहाँ कहा गया है कि विकास पर्यावरण को साथ में आगे बढ़ाते हुए हो सकता है, ऐसे तरीके कोई सबको जोड़कर, सबको एक साथ देखते हुए, पूरा समग्र एकात्म विचार करके हमको इन सारी बातों का विचार करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा विचार नहीं हुआ है, हमारे यहां हुआ था, वो विचार करना बंद होकर 2000 वर्ष हो गए। बातें तो उस विचार के आधार पर आगे भी चलती रही, अभी तक मिलती है। ऐसे विचारों के आधार पर हम कैसा चलते थे, इसका धर्मपाल जी ने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया है। ये हमारी शक्ति थी। लड़ाई में हमारे तो भी हम विजित नहीं हुए, परतंत्र नहीं हुए। अंग्रेजों ने इसको पहचाना और इस दृष्टि के आधार पर चलने वाले हमारे जीवन को उन्होंने समाप्त किया। उन्होंने हमको अपनी स्वयं की भाषा से अपरिचित बनाया। उन्होंने हमको अपने स्वयं के पूर्व गौरव से अपरिचित बनाया और उन्होंने हमको ऐसा बनाया कि हमारे पास कुछ नहीं उधर से। उसके बाद ये समस्या की श्रृंखलाएं खड़ी हो गई और परकीय आक्रमणों का तांता लगने से चिंतन हमारे यहां बंद हो गया। वो फिर से शुरू करना पड़ेगा आज के देशकाल परिस्थिति के इसमें। और जैसा मैंने कहा कि उसका तफसील मैं दूं तो दुनिया इतनी जल्दी आगे जा रही कि अभी मैं कुछ तफसील कहूं, कल वो पुराना हो जाएगा, बदलना पड़ेगा। तो उसका दिशा निर्देश हो सकता है कि ऐसा अगर सोचते हैं कि धर्म के अनुशासन में, ऐसे ही सोचना पड़ेगा। सोच की दुर्वस्था ये हमारे यहाँ जो भी सोच होती है, क्योंकि अंग्रेजों के इस व्यवस्था से हमारे सबके मन पर, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, लेकिन मैं भी इससे पूर्ण मुक्त हूं ऐसा मैं कह नहीं सकता, देखना पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं इससे पूर्ण मुक्त। हम जो भी सोचते हैं उसी दायरे में सोचते हैं। आर्थिक प्रगति हो रही, जीडीपी बढ़ेगा, अच्छी बात है, जीडीपी पे माना था, लेकिन जीडीपी के बारे में आज जो अर्थतज्ञ उनका कहना क्या है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे सार्कोजी, उन्होंने दुनिया के अर्थतज्ञों की 6 लोगों की कमेटी बनाकर ये कहा था कि हमको मूल से सब बदलना पड़ेगा। ये जीडीपी वगैरह हमारे मानक ठीक नहीं है, ठीक से चित्र बताने वाले नहीं है। इसके जगह क्या होना चाहिए, इसका विचार आप करो। अब उनका रिपोर्ट आने के पहले ही वो बदल गए, ये बात अलग है, लेकिन ऐसा विचार मन में आया अनुभव के आधार। जीडीपी हमारे देश का, उसमें हमारे देश की जो गृहिणी है, जो घर में बैठकर काम करती है, घर का काम, वहाँ जहाँ से जीडीपी आया वहाँ ऐसा घर की महिला घर का काम करे ये पद्धति नहीं है। वहाँ नौकरानी लगानी पड़ती है तो उसका जीडीपी काउंट होता है। ये घर की नौकरानी नहीं है, स्वामी नहीं है, लेकिन अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए जितने काम करती है उसका हिसाब है क्या उसमें। तो हमारा ग्रॉस प्रोडक्ट क्या है वास्तव में। फिर आजकल हम देखते हैं कि भूटान जैसे लोग भी कहते हैं कि भाई वो हम नहीं मानते, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है। ऐसे बहुत सी बातें चल रही हैं, हमको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत है। हमारे यहाँ लोगों का एक स्वभाव है, हमारे यहाँ लोगों का एक आकांक्षा है, हमारी एक प्रकृति है, हमारा एक परिवेश है। तो कोई राष्ट्र है दुनिया में जो 15 साल आक्रमणों से लड़ता रहा? कोई राष्ट्र है दुनिया में जिसकी 3800 भाषाएं हैं बोलियां मिलाकर? हमको अपना विचार अपने मॉडल से करना पड़ेगा। हमारी ये जो धर्म प्राण समग्र एकात्म दृष्टि से, उसके आधार पर हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र की व्याख्या हमको करनी पड़ेगी। ये उद्यम करने की आवश्यकता है और उसके आधार पर एक दिशा हम कर सकते हैं। जैसे हमारी आर्थिक नीति में किन बातों का ध्यान रखा है, पहले वो स्व आधारित होनी पड़ेगी, ये मैंने कहा।
दुनिया से जितना अच्छा अचूक हमारे यहाँ लागू हमारे लिए हितकारक है वो सब लेना चाहिए। हम दुनिया को पराया नहीं मानते, हम उसको अपना ही कुटुंब मानते हैं। उसे जो जो ले सकते हैं जो हमारे लिए हितकारक है, हमारे यहाँ लागू हो सकता है, वो हम लेंगे, परंतु हम विचार करेंगे अपने स्वयं के आधार। वो हमारी नीति स्व आधारित होती है। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ बैठे, मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं उनको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूं। और एकदम जा नहीं सकते ये हम जानते उधर, क्योंकि ये केवल उनके करने का विषय नहीं है। देश भर में आर्थिक चिंतन करने वाले इतने सारे विद्वान हैं, भले ही उस ढंग से विचार करते हो, लेकिन उस शास्त्र के शास्त्री तो है, कुशल तो है, इन सबका विचार लेना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा। निर्णय करके लाभ देना ये हमारी पद्धति नहीं है। हमारी पद्धति में शास्त्र आता है, वो शास्त्र से चलाना पड़ेगा, लेकिन स्व आधारित नीति करनी पड़ेगी। हमारे यहां अर्थ ये केंद्रित नहीं हुआ, विकेंद्रित होगा। अर्थ के केंद्रीकरण, साधनों के केंद्रीकरण, इसके कारण क्या क्या समस्याएं दुनिया में हम जानते हैं। उसको लेकर युद्ध हुए, उसको लेकर क्रांतियां खून खराबा हुआ है। विकेंद्रित व्यवस्था हमारे यहां रहेगी, उत्पादन की व्यवस्था विकेंद्रित रहेगी। छोटे छोटे उद्योग होंगे, सर्वत्र होंगे, बड़े उद्योग नहीं होंगे क्या होंगे, लेकिन बड़े उद्योग भी इन छोटे उद्योगों को आधार बनाकर चलेंगे, अच्छे चलेंगे, चले हैं पहले अपने। आज कैसे चलाना विचार करना पड़ेगा। विकेंद्रित उत्पादन और इसलिए कुशलता का एक प्रभाव, कौशल्य बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, भरपूर उत्पादन करना। आज का तंत्र कहता है कि डिमांड बढ़ाओ किसी भी उपाय से, तो फिर सप्लाई तुम्हारा माल बिकेगा। हमारी दृष्टि कहती है कि डिमांड मत बढ़ाओ, संयम से जियो, उत्पादन बढ़ाओ। उत्पादन बढ़ाने से आज क्या आकर्षण है उत्पादन बढ़ाने का, माल बिकेगा, पैसा मिलेगा। उत्पादन बढ़ेगा और डिमांड कम रहेगी, तो लेने वाला माल कब लेगा, बहुत ही अच्छा होगा तो लेगा, जरूर लेगा, डिमांड कम होने से भी। तो बनाने वाला सोचेगा कि मेरा माल अधिक अच्छा बनना चाहिए, उत्पादन की क्वालिटी बढ़ाने पर हमारा जोर है। संयमित उपभोग हम सिखाएंगे, संपत्ति केंद्रित नहीं होगी, संपत्ति ठीक से उसका वितरण हो, इसको हम देखें। लोग संपत्ति के स्वामी नहीं होंगे, लोग संपत्ति के विश्वस्त होंगे, इस प्रकार का हमारा कानून होगा। संपत्ति क्या है इसकी भी हमारी व्याख्या है। आज अर्थशास्त्र अपना है, तो अर्थशास्त्र में क्या क्या आता है, मुद्रा भी आती है। कई बार अर्थ शब्द का उपयोग मुद्रा इसी अर्थ में किया जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक समृद्धि क्या है, श्रीमंती क्या है। बारी बड़ा नाम का छोटा सा गांव है, पास में जाकर देखिए, बहुत सुंदर हो गया। तो वहां गया था तो उन लोगों ने बताया कि हमने पहले बैठकर विचार किया, अपने गांव को गरीबी से मुक्त करना है, अपने गांव में श्रीमंती आनी चाहिए। लेकिन यानी क्या आना चाहिए, तो बैठ के गांव वालों ने श्रीमंती क्या है इसका विचार किया। तो बताया कि भाई सामान्यतः जिसके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है वो श्रीमंत माना जाता है, लेकिन उन्होंने विचार करके तय किया नहीं, बैंक अकाउंट हमारी अमीरी नहीं है। ये बैंक अकाउंट हमारे अगर बनने भी है, कैसे बनेंगे, हमारा जंगल है, हमारे गांव की जमीन है और उस जमीन में पानी है, इसके आधार पर हम कुछ कर सकेंगे तो बैंक अकाउंट बनेंगे। तो हमारी वेल्थ ये है, तो हमारी नीतियां बनेगी, वो हमारे जमीन को, हमारे जंगलों को, हमारे पानी को नष्ट करने वाली कभी नहीं बनेंगी। विकास हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि असली अमीर तो वही है, पैसा कौन खाता है। आज है ऐसा तंत्र कि 400 रुपये आपके जेब में है और आपके सामने
400 रुपए का गेहूं रखने वाला किसान है तो आप जिनके पास कैश है उसकी कीमत ज़्यादा मानता है समाज, लेकिन ये गलत बात है। कल अगर गेहूं समाप्त हो गया और ये 400 रुपया 4 करोड़ रुपया हो गया तो आप खाएंगे क्या? गेहूं खाएंगे कि 4 करोड़? ये सत्य है। ये बहुत बचकानी बात लगती होगी आपको, जिसको मराठी में बालबोध कहते हैं, लेकिन ये सत्य है और कभी न कभी इसका सामना करना पड़ेगा अगर ऐसे ही चलते गए तो। और इसलिए हमारा जो विकास रहेगा वो हमारी इस असली श्रीमंती को बढ़ाने वाला रहेगा, उसको नष्ट करने वाला नहीं रहेगा। ऐसी कई बातें रहती है ना दिखने में। मैं आपको कह रहा था कि अभी एयर इंडिया का कुछ चल रहा है, क्या 55,000 करोड़ कुछ घाटा वगैरह है, लेकिन मुझे एक ने प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने उनको बताया भाई 55,000 रुपये घाटा है, कुछ पहले विमानों के लिए उसका देना नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अभी एयर इंडिया के पास लैंडिंग राइट्स 30 के ऊपर बड़े बड़े हवाई अड्डों के लैंडिंग राइट्स हैं। उसकी कीमत क्या है दुनिया में, पता लगाइए आप। एयर इंडिया के पास इतने सारे विमान हैं, इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट मैनेजिंग अथॉरिटी है, ट्रेन्ड स्टाफ है, ये सारी बातें एसेट्स है कि नहीं? ये गिनकर विचार करते हैं तो एयर इंडिया घाटे में है क्या? समस्या एयर इंडिया चलती नहीं है कि एयर इंडिया ठीक से चलाई नहीं है। अगर ठीक से चलाई नहीं ये है तो एयर इंडिया को ठीक से चलाने वालों को दे दीजिए, वो भारत का हो, क्योंकि अपने आकाश पर अपना प्रभुत्व किसी भी देश को मंजूर नहीं छोड़ना। अब कानून देख लीजिए, जर्मनी का कानून, रशिया का कानून, कहीं पर भी एविएशन में विदेशी कंपनी, जर्मनी तो मैंने सुना कि 29% है केवल शेयर अलाउड फ्रॉम आउटसाइड, कहीं पर 49 के ऊपर किसी का नहीं है। और कई जगह ऐसा कानून है कि अगर गलती से ज्यादा हो गए तो सरकार को शेयर जब्त करके बेच देने का अधिकार है। इसकी चिंता तो करती है। अब ये सारा विचार करती होंगे, लेकिन वो कर रहे कि नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं है, और मैं ये मान के लिए बोल रहा हूं कि ऐसा वो नहीं करते। मेरा विश्वास है सब पर है, केवल उन पर है ऐसा नहीं। हम विश्वास करके चलने वाले लोग हैं, तो देश के इसका विचार करके ही चलेंगे। लेकिन ऐसी बातें रहती है, एयर इंडिया केवल दिखती है वैसे नहीं, इसके पीछे इतना बहुत सारा है जो शायद गिना नहीं जा सकता। कुछ टेंजिबल है, कुछ इंटेंजिबल है, लेकिन उसका महत्व है। ऐसे हमको देखना पड़ेगा इन सारी बातों को। और हमारा सारा उद्यम रोजगार बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि हमारे देश में हाथ ज्यादा है, उनको काम देना है। काम नहीं दिया तो निरुद्योगी लोग, एम्प्टी माइंड्स, डेविल्स वर्कशॉप क्या क्या बनते हैं हम अनुभव कर रहे हैं। सबको काम देना पड़ेगा। सबको काम देने के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, उस पर बाद में आता हूं। लेकिन रोजगार बढ़ाने वाली और हमारे अर्थव्यवस्था से आदमी नीतिमान बनेगा, वो बिगड़ेगा नहीं। तारुण्यम धन संपत्तिम प्रभुत्वम अविवेकिता, ये एक एक भी आदमी को गड्ढे में पहुंचाते, आदमी को हैवान बना सकते। चारों इकट्ठा आ गए तो क्या होगा, ऐसा एक सुभाषित है। तो धन संपत्ति भी आदमी को ऐसा गड्ढे में पहुंचा सकती नहीं, पहुंचाती जब उसमें विवेक रहता है, जब उसमें धर्म रहता है। धर्म कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। धर्माधारित संपत्ति की वृद्धि मनुष्य को अधिक नीतिमान बनाती है। हम अनीतिकारक बातें सिखाने वाली किसी व्यवस्था को अपने देश में नहीं लाएंगे। क्यों लाएंगे? हमको सुखी होना है, यानी क्या हमको पशु होना है क्या? हमको सुखी होना है, इसका मतलब है हमको अधिक अच्छा मनुष्य होना है। तो जो मनुष्य की मनुष्यता है उसको कम करके, उसको एलियनेट करके, उसको जानवर के स्तर पर पहुंचाने वाला कोई भी कदम हमको मंजूर नहीं है, वो कितना भी लुभावना हो, हमको नहीं चाहिए। हम अपनी राह खुद खोजेंगे दूसरे, ये हम देखेंगे। वो हमारी व्यवस्था
ऊर्जा का कम से कम उपयोग करेगी, ऊर्जा फालतू खर्च नहीं होगा, ऊर्जा का बेतहाशा खर्चा नहीं होगा, और बहती ऊर्जा का उपयोग ज्यादा होगा। भंडारित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी जो है उसको कम से कम हाथ लगे। ऐसी टेक्नोलॉजी हमको लेनी पड़ेगी, ऐसे तंत्र हमको विकसित करने पड़ेंगे। दूसरी बात है कि महंगाई कम करेंगे, माल के उत्पादन को बढ़ाएंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे, मूल्य यानी आर्थिक मूल्य उसका कम करेंगे, लेकिन उसके गुणवत्ता का मूल्य रहेगा। उपभोग संयमित होगा, आयात एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, आयात इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि माल फिर बढ़ेगा, अच्छा बनेगा, क्वालिटी बनेगा, और यहां सस्ते में बनेगा तो बाहर भेजना आसान भी रहेगा। हमको डंप नहीं करना पड़ेगा, हमारे माल की मेरिट पर माल जाएगा। उद्योग, व्यापार, कृषि, सहकार, इसका समन्वय रहेगा। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा, ठीक बात है ना, उद्योग चाहिए। अब एग्रीकल्चर छोड़ना पड़ेगा, जमीन कम हो रही, बहुत सारी बातें हैं, समस्या। कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं, भारत कृषि का देश है, यहाँ कृषि ही चलेगी। अपना भारतीय दृष्टिकोण ऐसा है कि कृषि भी चाहिए, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि चलेगी, उद्योग व्यापार भी साथ साथ चलेगा, ये तीनों बढ़ेंगे। एक जमाना था हमने बढ़ा के दिखाया, सारा व्यापार का और अग्रणी हम थे, 24% तक दुनिया का व्यापार हमारे हाथ में था। उस समय कृषि भी थी, उस समय की टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारी इंडस्ट्रीज भी थी। उस समय हम लोग अग्रणी थे, हमारा माल सर्वत्र नवाजा जाता था, और उसमें से कुछ कुछ माल जो क्वालिटी का बनता था, आज भी उस क्वालिटी का बन नहीं पाता टेक्नोलॉजी से भी। ऐसी अर्थव्यवस्था हमको खड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन सबका एक समन्वित रूप खड़ा करना पड़ेगा। लोक और शास्त्र, इनका भी समन्वित रूप खड़ा करना पड़ेगा। आज योजनाएं आती है, लोगों से उसका कोई संबंध नहीं है, और लोग उसमें कुछ नया बदलना करना चाहते भी नहीं, इसलिए उनको लाभ भी नहीं मिलता। हम अगर सारा कैशलेस कर देंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि कैशलेस ऑपरेशन सब लोग अपने देश के नहीं कर सकते। आप लोग कर सकेंगे, लेकिन बहुत बड़ा समाज आपसे कम से कम 2 गुना, वो बाहर है, वो ये नहीं करता, और अब उसकी एनर्जी ये सीखने की नहीं है। तो ट्रांजिशन होगा भी, धीरे धीरे करना पड़ेगा। आज के दिन में कैशलेस नहीं, लेस कैश पर चलना पड़ेगा। कितना भी कहो, कुछ तो कैश का उपयोग रहेगा ही दुनिया में सर्वत्र, उसकी भी गुंजाइश रखनी पड़ेगी। ये इसको कहते हैं शास्त्र और लोग, इनका समन्वय, ये समन्वय साथ में चलना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी बातों के भी फल नहीं मिलेंगे। अच्छी बात करने वालों को उसका श्रेय नहीं मिलेगा, अच्छी बात जिनके लिए की जाती है उनको उसका फल नहीं मिलेगा, दुख असंतोष बढ़ता है, और कुछ नहीं होता। और यह सारा करते हुए हमको अपने शिक्षा को उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। जो देश को एक जगह ले जाना है और शिक्षा उसको दूसरी जगह ले जा रही है, युवा के मानस ऐसे नहीं चलेगा। शिक्षा है, हमारी सेना भी महत्व की बात है। सेना, क्योंकि सारी आर्थिक सुरक्षा ये उसकी सुरक्षा करने वाली सेना, और सूचना वगैरह इन सब की सुस्थिति उसकी सुरक्षा करती है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह सारी बातें ध्यान में रखकर हमको चलना पड़ेगा, और इसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि यह वास्तव में अपने देश में संभव है क्या। मोहन भागवत एक बहुत कल्पनाशील व्यक्ति है, कल्पना की उड़ान भरता है और कुछ 1 घंटा भर बोल लेता है। ऐसा है कि वास्तव में ऐसा है, क्योंकि इसकी सूचना का बहुत अभाव, हम बताते हैं तो अनुभव नहीं करते। मिलता है कृषिविद कृषस्व, खेती ही करो, जुआ मत खेलो, वेदों में आदेश।
अभी हम समझते हैं ना, पैसे को गैम्बल नहीं करना है, यानी केवल घर का द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीप चलते हैं आजकल, अधिकृत रूप से ही चलते हैं, वो गलत है, संपत्ति का नाश करता है। भाई अपनी ये संपत्ति बढ़ाओ, अन्न का उत्पादन करो, ऐसा आदेश है अर्थशास्त्र की बिना चाणक्य का पूरा अर्थशास्त्र लिखा गया ना, उसमें उसने हवाला दिया है। महाभारत पढ़ेंगे तो मिलेगा, भीष्म नीति मिलती है, शुक्र नीति मिलती है, दंड, वार्ता और अर्थ तीनों की एक समग्र नीति बनती थी। समग्र और एकात्म नीति के आधार पर हम दुनिया की सिरमौर आर्थिक दृष्टि से भी थे। उसमें हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे सोचा, इसको जानना आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा कि उससे बंध जाना आवश्यक नहीं है। सौभाग्य से हमारे पूर्वजों ने यह शर्त नहीं रखी कि जो मैं कहता हूं वैसे ही करो। उन्होंने कहा मैं कहता हूं मेरे अनुभव से, तुम इसकी परीक्षा करो और तुमको जो उचित लगता है वो करो। भगवत गीता तक सब में ऐसा कहा है, विमृश्येत दशेषेण, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, सब कुछ तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है मेरे अनुभव के आधार पर। यथेच्छसि तथा कुछ, इच्छा हमारी क्या होनी चाहिए, धर्म के आधार पर आर्थिक मामलों को चलाने वाला भारत दुनिया को मार्गदर्शक बने, स्वयं सुखी बने, दुनिया को सुखी करे। तो इस जानकारी को प्राप्त करना और उससे कुछ लेना, इसकी आवश्यकता थी। और मुझे बड़ा आनंद होता है, अनेक लोगों ने प्रयास तो किए हैं, लेकिन एक पुस्तक में इस दृष्टि से विभिन्न कालखंडों के अपने अर्थायाम का परीक्षण इस रूप में तथ्यों के आधार पर तज्ञों के द्वारा कुछ लिखा गया है। ये ऐसे उद्यम का प्रारंभ हो सकता है। अब जैसा मैंने कहा कि ये ज्ञान की बातें मैं आपके सामने 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन इसको प्रत्यक्ष करने वाले तो आप ही लोग हो। इसमें कुछ आपको उचित लगता है वो लेकर उसके प्रयोग करने पड़ेंगे, अनुचित लगता है तो छोड़ दीजिए। इसके उचित अनुचित का विचार हमको ठीक से समझ में आए, इसलिए उस पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, उस दृष्टि से और भी सोचना पड़ेगा, और भी बातें खोज कर निकालनी पड़ेगी। हम क्या थे उसके आधार पर आज हमें, हमको जो होना है उसके लिए कैसा चले, उसमें से क्या ले क्या छोड़ दे, क्या तब उसका जो स्वरूप था उससे बदलकर स्वरूप में ले, बाहर से क्या आता है उसमें से क्या लेना, किस स्वरूप में लेना, यह सारा विचार सक्षमता पूर्वक करके उसके आधार पर प्रयोग करके हम अपने उदाहरण विकसित करें। सारा कुछ सरकार करेगी, यह भी हमारा मॉडल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है दुनिया में। बहुत सी बातें जनता करती है। अभी मैं देख रहा हूं कि शिक्षा नीति कब आएगी प्रतीक्षा ये भी हो रही है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग स्वतंत्र रूप से सरकार को बीच में न रखते हुए अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, काम बढ़ रहा है। ग्राम विकास के बारे में बिना सरकार की राह देखे गांव वाले इकट्ठा के अपने अपने गांव को, मैं समझता हूं भारत में ऐसे 3-4 हजार गांव तरह तरह के लोगों ने खड़े किए हुए आज देखने को मिलेंगे। एक मॉडल विलेज के नाते हम उसको देख सकते हैं, ऐसी उनकी स्थिति होगी। ये कैसे हुआ? ये हमने करना शुरू कर दिया। मेरी प्रार्थना है कि इस पुस्तक को आज लीजिए, पढ़िए, जानकारी भी ग्रहण कीजिए, ऐसा और खोजना सोचने की प्रेरणा भी ग्रहण कीजिए। मैं जो बोला हूं उसका भी विचार कीजिए। और भी बहुत साहित्य ऐसे विचारधाराओं का आपको मिलेगा। स्वतंत्र रूप से सोचकर अपने देश के बारे में, उसके आर्थिक व्यापार के बारे में सबने लिखा है, ऐसे अनेक पुस्तक मिलेंगे। एकात्म मानव दर्शन पर पुस्तक है, थर्ड वे दत्तोपंत जी की पुस्तक है। अनेक अर्थ क्षेत्र के लोगों ने ऐसे अपने अपने अनुभव दिए हैं, अपने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स, इसमें आगे आए हुए लोगों के और केस स्टडीज दिए। कितना साहित्य है, हम पढ़े, हम उसके आधार पर एक दृष्टि लेकर उसका प्रयोग करें, एक मॉडल विकसित करें। इसकी आवश्यकता है। उस उद्यम को लगने का अनुरोध मैं आपको कहता हूं। और एक लेमैन के नाते, अर्थशास्त्र न जानने वाले लेकिन अर्थशास्त्र के उलट फेर का सारा जिसको भोगना ही पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, उसमें से एक आदमी के नाते, और मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे हैं। जो आपको उचित लगता है आप स्वीकार कीजिए, जो नहीं लगता उसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद।
Thank you very much.